नमस्ते दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कश्मीर की। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, 5 अगस्त को करनी थी ये बातचीत, लेकिन जेएनजी आंदोलन और उसका इतना दबाव था कि कश्मीर पे बात नहीं हो पाई। लेकिन 5 अगस्त को इसलिए कि 5 अगस्त 2019 को ही भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया था। हटा तो अभी तक भी नहीं है, ये कहना भी गलत है कि हटा दिया, लेकिन हाँ, कुछ रिलैक्स किया, उसकी कुछ धाराएं हटाई। अगस्त में मतलब 2 अगस्त के बाद 7 साल, 5 अगस्त के बाद 7 साल हो गए 2019 के बाद। तो हम ये देखेंगे कि कश्मीर आज वर्तमान स्थिति में कहाँ है, और क्या 370 हटने के बाद कश्मीर में बहुत ज्यादा बुनियादी फर्क आया या प्रचार ज्यादा हुआ। हम इस बात को रेखांकित करेंगे आज की चर्चा में कि केंद्र सरकार ने जो संविधान के अनुच्छेद 370 हटाने के समय जो बड़ी बड़ी बातें कही थी, उसका क्या हुआ और क्या वो वादे पूरे हुए। संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई घोषणाओं को कहां तक पूरा किया। तो कश्मीर में सबसे ज्यादा हल्ला इन दो निर्वाचित बातों पर था। एक, निर्वासित कश्मीरी पंडित, कश्मीर घाटी में पुनर्वास, और दूसरा आतंकवाद का खात्मा। ये दो बड़े मुद्दे थे जिनके ऊपर सरकार ने जो है कि इसको 370 को हटाने का मुख्य मुद्दे बनाए। लेकिन हम देखते हैं कि 370 हटने के बाद क्या हुआ। अ, मैं आपको पूरी बात करें उसके पहले ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें, अपने परिजनों और मित्रों को बताएं, और उनसे भी निवेदन करें कि वो इस यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक गंभीर विषयों पर बात करता है और सच्ची बात करता है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद, मतलब हटी तो नहीं है अभी भी, मैं ये फिर कह रहा हूं कि धारा 370 अभी भी संविधान में है। वो अलग बात है कि धारा 370 का प्रभाव कुछ कम हुआ है। एक दो उसमें जो क्लोज थे वो कम कर दिए गए हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि धारा 370 हट गई, लेकिन हटी नहीं है। खैर, गृह मंत्री जी ने कहा था विकास होगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और तुरंत कश्मीरी पंडितों को खास तौर से उन्होंने मुद्दा बनाया था कि कश्मीरी पंडित जो है पिछले कई सालों से, 30-35 सालों से दर दर ठोकरें खा रहे हैं, और उनको वहां से निकाल दिया गया था, और इसलिए जो है उनका पुनर्वास करना बहुत जरूरी है, और वो 370 हटने के बाद ही पुनर्वास हो सकता है, ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन बात ये सच नहीं है। बात तो ये है कि 370 तो 1926 से लागू है। भारत आजाद हुआ 1947 में। कश्मीर भारत में मिला 1949 में, और ये धारा जो है 370 वो संविधान में लागू हुई 1950 में। मैं आपको ये एक बात और बता दूं, धारा 1949 में ये धारा जब लगी, इसके ऊपर जब बहस हुई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में नहीं थे, वो अमेरिका गए हुए थे। इस प्रस्ताव को सरदार पटेल ने मंत्रिमंडल में रखा, और यूनिनिमसली, मतलब आम सहमति से पास हुआ, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मंत्री थे। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और इसको पास किया।
वो बाद में उन्होंने जब जनसंघ बनाई और जनसंघ बनाने के बाद इसको इश्यू बनाया, वो एक अलग बात है, वो एक अलग मसला है। खैर, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 370 हटने के बाद भी कोई बहुत बड़ी सफलता वहां पर मिली हो, ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि एक बात तो ये है कि वहां पर जिस कश्मीरी पंडित को मसला बनाया गया था, वो आज भी वहां से विस्थापित ही है, उनका पुनर्वास नहीं हुआ है। कोशिश की गई, लेकिन पुनर्वास नहीं हुआ, वो बिल्कुल सफल नहीं हुई उसमें। तो एक बात तो ये थी। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार के कानून, 95% कानून पहले ही लागू थे। कुछ दो तीन कानून ही ऐसे थे जो नहीं लग रहे लागू थे, वो भले ही लग गए हों, लेकिन उसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे पर, मतलब कश्मीरी जनता पर नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां के जनजीवन में क्या प्रभाव है। वहां का जनजीवन उससे ज्यादा अच्छा हुआ या उसमें और बिगाड़ हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने वहां पर विकास के नाम पर कुछ निवेश किया। अच्छा, विकास के नाम पर सरकार रुपयों के निवेश की भाषा में बात करती है। निवेश में घोषणा कुछ अलग होती है, धरती पर कुछ अलग दिखता है। और इससे बड़ा प्रश्न यह है कि निवेश धन में से कितना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। तो हम जानेंगे कि विकास हुआ तो उत्पादन बढ़ा या नहीं, किसान के को अपनी फसल का दाम पूरा मिलता है या नहीं, या अभी औने पौने दामों में कॉरपोरेट्स ही फसल खरीद रहे हैं, और कितना अपने नुकसान के चलते आत्म किसान आत्महत्या कर रहा है। देखना यह भी पड़ेगा कि किसान की खुशहाली कितनी बढ़ी है। मजदूरों को मजदूरी मिल रही है या नहीं। क्या विकसित कश्मीर में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिल रही है। क्या उस पर श्रम कानून लागू हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न ये है कि सारे देश में ही अब श्रम कानून हटा दिए गए हैं, सिर्फ 4 कोड लागू किए हैं, और वो भी कहीं भी अच्छी तरह से लागू नहीं हो रहे हैं। तो कश्मीर में भी नहीं लागू हो रहे हैं। और किसानों की जो मुख्य फसल है सेब, और सेब वहां पर अडानी साहब औने पौने दामों में खरीदते हैं। वो अपने स्टोर करते हैं और बाद में उसको जब सीजन नहीं होता तब उसको बेचते हैं। तो उनको बहुत फायदा हो रहा है। सरकार ने किसानों के लिए कोई स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई हो, ऐसा नहीं है। कोई उनके दाम बढ़े हों, ऐसा नहीं है। तो 370 हटने के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वहां पत्रकार सरकार की आलोचना कर सकता है या नहीं। पत्रकार की ही बात नहीं है, मोटा सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जहां तक सवाल है, वो पूरे देश में ही बहुत ही क्वेश्चनेबल है। वो विवादों के घेरे में है। कई जगह पत्रकारों को सरकार की आलोचना करने पर जेल में भेजा गया है, यूएपीए लगाया गया है, और उनको कई सालों तक उनकी जमानतें नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आतंकवाद जो है कम हुआ या नहीं हुआ, या आतंकवाद खत्म हो गया क्या। तो सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि आतंकवाद वहां पर खत्म नहीं हुआ है। आतंकवाद, आपने देखा अभी 2024 में ही पुलवामा जैसी, पहलगांव जैसी घटना हुई, जिससे सारा देश हतप्रभ है। और दुख की बात यह है कि वो जो आतंकवादी आए थे, 4 जने थे या 3 जने थे, जो भी थे, 5 जने थे, वो अभी तक भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। चाहे हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, पाकिस्तान को धूल चटा दी, कश्मीर, कराची और लाहौर पे कब्जा कर लिया, लेकिन फिर भी वो आतंकवादी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। ये एक फैक्ट है, ये सच है। तो कश्मीर में आतंकवाद खत्म
नहीं हुआ। आतंकवाद की जहां तक बात है, 2019 में 153 घटनाएं हुई, 2020 में 126, 2021 में 129 और 2022 में 125, कुल 574 आतंकी घटनाएं हुई। यह आंकड़ा 2023 तक का है। और 2024 में 210 और 2025 में 189 घटनाएं हुई है। और आप जानते हैं कि पहलगांव की घटना तो बड़ी घटना थी, और वैसी बड़ी घटनाएं भी और हुई है, जिसमें टूरिस्ट बस पर बम फेंका गया, 7-8 आदमी मारे गए, उसमें 10 आदमी शायद। और उसके अलावा कई सैन्य कर्मियों पर हमले हुए, उसमें भी कई लोग मारे गए। तो ये कहना कि आतंकवाद खत्म हो गया, बिल्कुल भी सच नहीं है। आतंकवाद निरंतर चल रहा है। हो सकता है उसमें कमी आई हो, लेकिन उस कमी का मतलब क्या है? जब पूरे कश्मीर को खुली जेल बना दिया हो, जब कश्मीर में सुरक्षा कर्मी की जो सैन्य बल है, उनकी गति, उनको 4 गुना कर दिया हो, 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया हो, वहां पर सीआरपीएफ लगा दी हो, वहां पर बीएसएफ के लोग लगा दिए हों, वहां पर पुलिस वहां ऑलरेडी है ही, कमांडो फोर्स वहां लगा रखी है, उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं होती है, तो ये बहुत ही निराशाजनक बात। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, और वो बहुत ही, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कश्मीर में भी लोकतंत्र है, वहां पर सरपंच, पंच और दूसरे प्रतिनिधि चुने गए। अब आतंकवाद की घटनाओं के चलते ये सरपंच, पंच और प्रतिनिधि जो हैं, वो डर के मारे अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं, वो होटलों में उनको रुकना पड़ रहा है, गांव में रात नहीं गुजार सकते हैं। जैसे ही 370 हटी, इन पर हमले चालू हो गए। सितंबर 2019 में इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट करता है कि श्रीनगर के होटलों में लगभग 180 पंच और सरपंच रह रहे हैं। सरकार ने 4 होटल किराए पर लिए थे, उनमें बारामूला, कुपवाड़ा, बड़गांव और पुलवामा के पंच सरपंच रखे गए थे, मतलब ठहरे हुए थे। ये लोग महीनों तक अपने घर रात नहीं गुजार सके। और यह केवल 2019 की बात नहीं है। द प्रिंट ने में प्रकाशित किया कि बहुत सारे पंचायत सरपंच, प्रतिनिधि, सरपंच, कॉरपोरेटर और डीडीसी सदस्य होटलों में सुरक्षा के साथ रह रहे थे, और यह सिलसिला चुनाव के बाद भी 3 साल तक जारी रहा। उस दौर में टारगेट किलिंग चालू हो गई थी, जो आतंकवाद के नाम का दूसरा रूप था। और मार्च 2022 तक 24 पंचायत सदस्य, पंच सरपंच की हत्या हो गई थी। 2024-25 में आतंकवाद का नया दबाव दिखाई दिया। 2019 के बाद आतंक के हमलों की लिस्ट देखें, तो आतंकवाद खत्म नहीं होती, उसकी पोल खुलती है। जिसके पहलगांव में तीर्थ यात्रियों पर भी बम से हमला हुआ, कई सैन्य अधिकारियों पर हमला हुआ, सैन्य कर्मियों पर हमला हुआ, और ऐसे कई घटनाएं हुई है जो आतंकवाद में सरकार के जो दावे हैं उसकी पोल खोलती है। सरकार वो उसका भोंपू मीडिया लगातार प्रचार कर रहा है कि आतंकवाद खत्म हो गया, तो हम घटनाओं के आधार पर कह सकते हैं कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। 5 अगस्त 1919 की अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सुरक्षा बल लगभग 1 लाख अर्धसैनिक और लगाए गए। उस अनुपात को देखते तो आतंकवाद खत्म तो नहीं हुआ, हाँ, कश्मीर एक खुली जेल अवसर बन गया है। दोस्तों, कश्मीर में निर्वाचित मुख्यमंत्री अ, उमर अब्दुल्ला, उनको जेल, अपने घर में ही बंद कर दिया जाता है, एक तरह से नजरबंद कर दिया जाता है। वो अलग बात है कि वो पुलिस के
कर्मियों को हटा करके, धक्का दे करके, और वहां से निकलते हैं। और वो जो है, एक अपने स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हो गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने जाना चाहते थे, वो भी नहीं जाने दिया जा रहा था। हालांकि उस रोज हमेशा बड़ा जुलूस निकलता है श्रीनगर में, उस रोज नहीं निकला, लेकिन उनको अकेले भी नहीं जाने दिया। और फिर वो कब्रिस्तान गए, लेकिन कब्रिस्तान पर ताला लगा हुआ था। जब कब्रिस्तान पर ताला लगा हुआ था, गेट पर ताला लगा हुआ था, तो वो दीवार फांद करके, कोर्ट, वो जो बाउंड्री वॉल होती है, उसको फांद करके अंदर गए, और वहां पर उनकी उनको श्रद्धांजलि दी, और श्रद्धांजलि देने के बाद वो वापस आए। तो ये चुने हुए मुख्यमंत्री की हालत है। अब आप कहेंगे कि चुना हुआ मुख्यमंत्री तो सरकार खुद ही होता है, फिर सरकार ने कैसे ताले लगा दिए? तो मैं आपको ये बता दूं, केंद्र सरकार ने कश्मीर को 370 हटाने के साथ ही यूटी बना दिया था, यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी में, मतलब एक ये लोकतंत्र का मजाक है कि मुख्यमंत्री को कोई पावर नहीं है, और वहां पर भेजे उस केंद्र के एजेंट, डिप्टी गवर्नर जो हैं सिन्हा, उनको, मनोज कुमार सिन्हा को सब पावर दे रखी है, और उन्होंने वहां ताला लगवा दिया था। तो ये मतलब कश्मीर में लोकतंत्र की मजाक बन रही है कि हमारे चुने हुए उसको कोई, मुख्यमंत्री को कोई पावर ही नहीं है। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला 370 का फैसला किया, तब उन्होंने कहा कि कश्मीर को मतलब स्टेट बनाया जाए, फुल फ्लेज स्टेट बनाया जाए, यूटी नहीं चलेगा। ये पहली घटना है भारत में 80 साल के अंदर कि एक राज्य को यूटी में बदल दिया। यूटी को राज्य में बदलना तो समझ में आता है, लेकिन यूटी को, राज्य को यूटी में बदल दिया, ये पहली घटना है। और कश्मीर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उसको उसको भी शायद 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक भी कश्मीर को राज्य में बदलने का सरकार नहीं कर रही। पता नहीं सरकार को क्या, मतलब केंद्र सरकार क्यों उसके ऊपर अपना दबदबा जारी रखना चाहती है, क्यों अपने अंडर में रखना चाहती है? हालांकि केंद्र सरकार की नीति है कि ज्यादा से ज्यादा केंद्रीकरण करो। तो उसी के तहत ये कश्मीर में मुख्यमंत्री के सारे पावर सीज कर रखे हैं, और उन्हें केवल झंडी वाला मुख्यमंत्री बना रखा है। लेकिन इस घटना से आप ये समझ सकते हैं कि कश्मीर में 370 हटने के बाद कितना स्वतंत्र हुआ, किस तरह का लोकतंत्र वहां पर चल रहा है। और दोस्तों, विकास का मतलब केवल धन का निवेश नहीं होता, उत्पादन कितना बढ़ा यह भी देखना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि किसानों की आय घटी है, बढ़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं। और मजदूरों के बारे में तो कोई बात करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि पूरे देश में मजदूरों की जो मिनिमम वेज की डिमांड है, वो भी पूरी नहीं हो रही है। न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देना चाहती है सरकार और उनके उद्योगपति। तो अब क्या उसकी बात करें? किसानों की भी आय नहीं बढ़ रही है, एमएसपी देने की बात जो है वो कहीं पे भी नहीं हो रही है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात लद्दाख की भी करना चाहता हूं, क्योंकि लद्दाख पर भी 370 लागू हुई थी, वो लगी हुई थी। वो हट करके लद्दाख को भी एक नई अलग यूटी बनाई है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों एक प्रांत थे, अब जम्मू कश्मीर एक एक यूटी रह गई है, और लद्दाख जो है अलग यूटी रह गई है। और आपने लद्दाख में तो देखा ही है कि सोनम वांगचुक कितने सालों से वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन कोई नई डिमांड डिमांड नहीं है उनकी। वो ये मांग कर रहे हैं कि हमें जो आश्वासन दिया गया था यूटी बनाते समय, कि हम लद्दाख को नई विकास समिति देंगे, वहां पर 6 शेड्यूल लागू करेंगे, और उस विकास समिति को वहां के फैसले लेने का अधिकार होगा। वो न तो 6 शेड्यूल बना रहे हैं, और न फैसले देने की वो समिति बन रही है। तो इस वजह से सोनम वांगचुक ने लंबा लंबा आंदोलन किया, लंबा अनशन किए, 2-2 3-3 बार। और लेह से
दिल्ली तक पद यात्रा की। और आपको ताज्जुब होगा कि महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए वो दिल्ली पहुंचे। कहीं पे भी कोई हिंसा नहीं की, कहीं पे भी कोई ऐसी वारदात नहीं हुई कि जिससे अशांति फैले, लेकिन उन्हें फिर भी राजघाट नहीं जाने दिया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। और बाद में उनको जब छोड़ा तो उन्होंने फिर अभी 21 दिन का अनशन किया और उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो हिंसा फैला रहे हैं, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के 6 महीने में भी उनके ऊपर कोई आरोप कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाए और उनको छोड़ना पड़ा। अभी आपने देखा कि वो जंतर मंतर पर बच्चों के साथ शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए 26 दिन का अनशन पर बैठे थे। तो कहने का मतलब ये है कि लद्दाख में भी अशांति है, तनाव है, वहां के लोग परेशान हैं। वहां सबसे ज्यादा तो रोजगार की प्रॉब्लम है, बेरोजगार हो गए हैं वो सब लोग। और वहां पर जमीनें छीनी जा रही है। सबसे बड़ी दूसरी मुश्किल ये है कि जमीनों पर दूसरे लोग, बाहर से आकर के लोग कब्जा कर रहे हैं। कश्मीर की भी ये प्रॉब्लम है कि बाहर के लोग आकर के जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। तो इससे वहां के रोजगार में कमी आ रही है, और इसकी वजह से वहां पर भी तनाव है, अनरेस्ट है। तो ये हम देख रहे हैं कि 370 हटने का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि बहुत लाभ हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ है। और वहां पर और स्थितियां बिगड़ी है। तो अ, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अपने मित्रों और परिजनों को भी इसको फॉरवर्ड करें, और उनसे भी निवेदन करें कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं और फिर किसी वीडियो के साथ।